आता है और वो गिर जाती है। गिरते ही उसकी नजर कुछ भूतिया बाराती पर पड़ती है जो ढोल नगाड़ों के साथ बारात लेकर जा रहे होते हैं। मधु जैसे ही उठती है वो चौंक जाती है। उसे दूर से भूतिया बाराती दिखते हैं। मधु परेशान हो जाती है। भूतिया बाराती जिनके हाथ में बहुत सारे ढोल नगाड़े होते हैं, वो लोग गाना बजाते और नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे। मधु ये देख घबरा जाती है। उनकी पोशाक भी बैंड बाजे वाली होती है। मधु डर के अपने बेड पर जाकर चुपचाप सो जाती है। अगले दिन मधु, ये क्या है? इतना लेट कौन आता है? आज तुमने हद कर दी। तुम्हें अच्छे से पता है हमारे पास पहले से ही कितने काम अधूरे पड़े हैं। सर मैं जानती हूँ, कल मैं घर देर से गई थी, इतना काम था और रात को कुछ बारातियों की वजह से सो नहीं पाई। मधु, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये लो मदन पूर्व का प्रोजेक्ट, और याद रहे ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत बड़ा है। कोई गलती नहीं चाहिए। ओके सर। हद है, एक तो रात भर सो नहीं पाई, अब एक काम और। मधु मदन पूर्व जाने की तैयारी करती है। वो निकल ही रही होती है कि तभी उसकी कंपनी के रामलाल अंकल उसे मिल जाते हैं। मधु उनको बताती है कि वो मदन पूर्व जा रही है, कोई राजन है, उसकी शादी करवानी है। रामलाल चौंक जाते हैं और मधु को कहते हैं अपना ख्याल रखना। ख्याल रखना मतलब क्या हुआ अंकल, कुछ बात है क्या? मदनपुर गांव में बहुत महीनों से कोई शादी नहीं हो रही। जब भी वहाँ कोई शादी होती है तो कुछ अजीबो गरीब घटनाएं होने लगती है। वहाँ बारात में अजीब से बाराती आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से, और सब कुछ डरावना बन जाता है। इसी वजह से अब वहाँ लोगों की शादी नहीं हो रही है। और अब तुम वहीं जा रही हो तो अपना ध्यान रखना। मधु को कुछ समझ नहीं आता। उसे रामलाल की बातों का भरोसा नहीं होता। अंकल आप कहानियां बहुत अच्छी बनाते हैं, मैं डर गई। मदन पूर्व के लिए मधु निकल जाती है। मदन पूर्व से 1 किलोमीटर पहले ही मधु की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। सुनो एक काम करो, शाम होने वाली है, तुम जाओ मैकेनिक को ले आओ वरना हम लेट हो जाएंगे। ड्राइवर चला जाता है। मधु बैठे बैठे रात के बारे में सोच रही होती है कि तभी उसकी खिड़की पर दस्तक होती है। एक बाबा जोर जोर से चिल्लाते हुए खिड़की पीट रहा होता है। मधु डर जाती है और चिल्लाने लगती है। बाबा बहुत ही डरावना होता है। मधु चिल्लाती है और कार के सभी दरवाजे बंद कर देती है। कौन हो आप? जाओ जाओ यहाँ से जाओ। आगे खतरा है, तुम मारी जाओगी। मधु डरते हुए रोने लगती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। मधु का ड्राइवर आता है और उसे उठाता है। मधु चौंक कर उठती है। वो बहुत डरी हुई होती है। तुमने 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 किसी बाबा को यहाँ देखा जो मारने आया था मुझे? मधु बहुत डर जाती है और कार से उतरकर यहाँ वहाँ देखती है पर उसे कोई नहीं दिखता। देखते ही देखते रात हो जाती है। मधु अपनी गाड़ी से आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर आते ही मधु की नजर उसके साइड में लगे शीशे पर जाती है। वो देखती है उसे वही भूतिया बाराती ढोल नगाड़ों के साथ आ रहे होते दिखते हैं। मधु चौंक जाती है। मधु गाड़ी से उतर कर देखती है कि वही भूतिया बाराती नाच रहे होते हैं और उनकी नजर मधु पर पड़ती है। भूतिया दूल्हा मधु को देखकर मधु की तरफ भागते हुए आता है। मधु घबरा जाती है। अरे ये भूतिया दूल्हा मेरी तरफ क्यों आ रहा है? मधु घबरा कर वापस कार में बैठती है। अंकल गाड़ी तेज चलाओ वरना वो मुझे पकड़ लेंगे। कौन पकड़ लेगा? अरे वही जो भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। फिर मधु अपने शीशे में देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। मधु की हालत खराब हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भूतिया बाराती उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। मधु बहुत डरी हुई होती है। ढोल नगाड़ी की आवाज उसके दिमाग में ऐसे बैठ जाती है कि उसे बस ढोल नगाड़ों और कुछ बाराती ही नजर आते हैं। कुछ ही देर में वो लोग मदनपुर आ जाते हैं। वो लोग वहाँ पहुँचते ही एक होटल में रुक जाते हैं जो कि शादी की जगह के बगल में था। मधु परेशान थी। वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। रात के 12 बजे अचानक मधु की नींद टूट जाती है। वो डर के मारे बड़ी मुश्किल से बाथरूम तक जाती है और मुंह धोती है। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, चलो चलकर नीचे थोड़ा टहलाऊं, शायद दिमाग शांत हो जाए ठंडी हवा खाकर। मधु टहल ही रही होती है कि अचानक उसके फोन की घंटी जोर से बजती है। हेलो कौन? वहाँ से कोई आवाज नहीं आती। मधु फिर कहती है कौन बोल रहा है? फोन से ढोल की आवाजें आने लगती है। मधु डर से फोन रख देती है और रोने लगती है। तभी उसे फिर वही भूतिया बाराती नाचते हुए घोड़े पर दूल्हा और नाच गाना दिखता है। ये वही लोग, वही बाराती, वही दूल्हा यहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं? वो धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे करते हुए भागने लगती है। वो बाराती उसे देख लेते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं। मुझे तुमसे शादी करनी है, क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? मधु भागने लगती है। भूतिया दूल्हा उसके बाल पकड़ लेता है और उसे घोड़े पर बिठाने की जिद करता है। वो चिल्लाती है पर उसकी कोई नहीं सुनता और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अगले दिन मधु की आंखें उसके बेड पर खुलती हैं। उसको लगता है उसने ये सब सपना देखा था। मधु शादी की जगह देखने जाती है और उसे राजन और उनके परिवार से मिलना था जिसकी शादी होती है। मधु राजन के परिवार वालों से मिलती है जिनमें राजन के माता पिता, उसकी बड़ी बहन और 4 रिश्तेदार होते हैं। मधु उन्हें देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि राजन के परिवार की शक्ल बिल्कुल भूतिया बाराती से मिल रही थी। वो परेशान हो जाती है। इससे पहले कि वो उनसे कुछ पूछ पाती, राजन कहता है आपने मेरी पगड़ी तैयार कर दी। पगड़ी अच्छी बनानी है पर पगड़ी लाल होनी चाहिए, लाल।
लाल पगड़ी ये कौन पहनता है? ओहो, जितना बोला जाए उतना करो। पगड़ी लाल तो लाल होनी चाहिए। मधु को सब अजीब लगता है पर वो कुछ बोलती नहीं और पगड़ी बनाने लगती है। उन लोगों का व्यवहार कुछ अलग था। मधु जैसे तैसे वहाँ से निकलने का प्रयास करती है और भागते हुए अपने बेडरूम में जाती है। मधु का चेहरा पूरा लाल और आंखों से आंसू आए जा रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो फटाफट अपना फोन उठाती है और अपने बॉस को फोन करके सारी हरकतों के बारे में बताने वाली थी कि तभी मधु को पीछे से कोई मार देता है और मधु बेहोश हो जाती है। फिर अगली सुबह रात को मुझे किसने मारा होगा? मुझे पता लगाना होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है और ये जगह क्या है। और वो बाबा, क्या वो बाबा सही बोल रहा था? मुझे पता लगाना होगा। मधु होटल से मदमपुर गांव घूमने जाती है, तभी मधु को वही बाबा दिखता है।